सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पर्दे के पीछे रहकर मॉडर्न इंडिया का चेहरा बना रही थी। सड़कें, टनल्स, पावर प्लांट्स। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे देश की नींव हिला दी। यह सिर्फ एक कंपनी का डूबना नहीं था, यह 99,000 करोड़ रुपए की एक ऐसी डकैती थी जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। तो बात है सितंबर 2018 की। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अचानक एक भूचाल आ गया। एक ऐसी कंपनी जिस पर लोगों को सरकार जितना ही भरोसा था, वो अचानक अपने वादे से मुकर गई और बस यहीं से तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस वक्त मार्केट में दहशत का माहौल था। एक बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर ने घबराकर कहा था, अगर IL&FS जैसी कंपनी डूब सकती है तो फिर कौन सुरक्षित है? और ये डर बेवजह नहीं था। IL&FS को कोई आम कंपनी नहीं बल्कि एक सेमी गवर्नमेंट संस्था माना जाता था। इसका गिरना मतलब था कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी सड़न है। और इसका असर फौरन दिखा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये उसी तबाही का सबूत है। सेंसेक्स एक ही दिन में 1000 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। निवेशकों के करोड़ों रुपए बस कुछ ही घंटों में हवा हो गए। बाजार में ऐसी दहशत थी जैसी शायद ही पहले कभी देखी गई हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इसके डूबने की रफ्तार। अगस्त 2018 में बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां इसे AAA यानी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बता रही थीं। और सिर्फ एक महीने बाद सितंबर में इसकी रेटिंग D यानी डिफॉल्ट हो गई। अर्श से फर्श पर, वो भी सिर्फ 30 दिनों में। सवाल यह था कि इतनी बड़ी बीमारी किसी को पहले नजर क्यों नहीं आई? जब हालात काबू से बाहर हो गए तो सरकार को बीच में आना पड़ा। कंपनी के पुराने बोर्ड को हटाकर उदय कोटक की लीडरशिप में एक नई टीम बिठाई गई। लेकिन जब यह नई टीम IL&FS के ऑफिस में घुसी तो उन्हें कोई बिजनेस की गड़बड़ी नहीं मिली, बल्कि एक सोचा समझा क्राइम सीन मिला। जब नई टीम ने कंपनी के स्ट्रक्चर को खंगालना शुरू किया तो एक ऐसा नंबर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। 348, जी हां, 348 सब्सिडरी कंपनियां। ये कोई बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं था, ये एक भूल भुलैया थी जिसे जानबूझकर बनाया गया था ताकि कर्ज और धोखे को आसानी से छुपाया जा सके। अब ये जाल बुनने के लिए एक खास हथियार का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV। आसान भाषा में समझिए, ये एक अलग तिजोरी की तरह है जो किसी एक काम के लिए बनाई जाती है। पर यहाँ इस तिजोरी का इस्तेमाल पैसा रखने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ते हुए कर्ज को छिपाकर दफनाने के लिए हो रहा था। तो पर्दे के सामने क्या था? चमकती हुई एनुअल रिपोर्ट्स जिनमें मुस्कुराते हुए किसान और शानदार हाईवे देखते थे। और पर्दे के पीछे फॉरेंसिक ऑडिट की असली सच्चाई, अधूरे पड़े कंस्ट्रक्शन और हजारों करोड़ का छिपा हुआ घाटा। ये झूठ की एक ऐसी दुनिया थी जिस पर 99,000 करोड़ का साम्राज्य टिका। ये जो कंपनियों की भूल भुलैया थी, वो सिर्फ कर्ज छिपाने के लिए नहीं थी, ये एक पूरी मशीन का हिस्सा थी। एक ऐसी मशीन जिसे नकली मुनाफा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसा सिस्टम जो कागज पर सब कुछ हरा भरा दिखाता था, जबकि असलियत में सब कुछ बंजर हो चुका था। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये एवरग्रीनिंग का खेल चलता कैसे था। स्टेप 1, कोई प्रोजेक्ट डूब रहा है और लोन नहीं चुका पा रहा। स्टेप 2, IL&FS एक फर्जी कंपनी को नया लोन देती है। स्टेप 3, वो फर्जी कंपनी वही पैसा डूबते हुए प्रोजेक्ट को दे देती है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, वो डूबता हुआ प्रोजेक्ट उसी पैसे से IL&FS को ब्याज चुकाता है, जिसे कंपनी अपनी किताबों में प्रॉफिट की तरह दिखा देती है। मतलब अपनी ही जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डालना और कहना, देखो मैंने कमाई की। इसे कोई बिजनेस की गलती मत समझिएगा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी SFIO ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ कहा कि ये लेनदारों को धोखा देने के लिए जानबूझकर किया गया एक सोचा समझा काम था। ये एक क्रिमिनल साजिश थी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। 99,000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला सालों तक चलता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। आखिर कैसे? जवाब उनके पास है जिनकी जिम्मेदारी थी इस पर नजर रखने की, पर वो तो गहरी नींद में सो रहे थे। स्क्रीन पर यह नाम देखिए, डिलॉयट, KPMG। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिग 4 ऑडिटर फर्म्स हैं। साथ में ICRA, केयर जैसी टॉप रेटिंग एजेंसियां। इन सब ने सालों तक IL&FS को सब ठीक है का सर्टिफिकेट दिया था। उनकी रिपोर्ट कहती थी कि खाते सही और निष्पक्ष हैं, जबकि सच तो कुछ और ही था। और फिर एक विसल ब्लोअर की चिट्ठी ने बम फोड़ दिया।
डेलॉयट के ही एक अंदरूनी आदमी ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सौदा था। तुम हमारी गड़बड़ियों को नजरअंदाज करो, हम तुम्हें मोटे मोटे कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। इल्जाम यह था कि ऑडिटर सिर्फ लापरवाह नहीं बल्कि इस खेल में कथित तौर पर शामिल थे। अब चलिए बड़े बड़े बोर्डरूम से निकलकर जमीन पर आते हैं, जहां इस घोटाले का असली दर्दनाक असर हुआ। जब मुंबई से आने वाला पैसा अचानक रुक गया तो देश और विदेश के कोनों में हजारों जिंदगियां दांव पर लग गई। ये जो तारीखें हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये इंसानी त्रासदियों की कहानियां हैं। नवंबर 2018 इथियोपिया, इंडियन एम्प्लॉयज़ को बंधक बना लिया गया क्योंकि लोकल स्टाफ की सैलरी नहीं दी गई थी। जनवरी 2019 ज़ोजिला टनल, 172 मजदूर बर्फ के तूफान में फंस गए, जिन्हें बाद में आर्मी ने रेस्क्यू किया। लोगों की जान जाते जाते बची। ये घोटाला पूरे देश के नक्शे पर अपने जख्म छोड़ गया। झारखंड में एक एक्सप्रेसवे भूतिया फ्लाईओवर बनकर रह गया, जो सिर्फ धूल और एक्सीडेंट्स दे रहा है। महाराष्ट्र में किसानों की जमीन तो ले ली रही, पर उन्हें पूरा पैसा कभी नहीं मिला। और कश्मीर में ज़ोजिला टनल का काम रुकने का मतलब था देश की सुरक्षा से जुड़ा एक जरूरी लिंक टूट जाना। झारखंड के उसी अधूरे एक्सप्रेसवे के पास रहने वाले एक आदमी ने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने सड़क खोदी और फिर गायब हो गए। अब यहां ना कोई मशीन है, ना कोई मजदूर, बस ये भूत खड़ा है। ये शब्द उस पूरे फाइनेंशियल क्राइम को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। तो इस पूरी तबाही के बाद इस मलबे को साफ करने का काम शुरू हुआ। ये इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रेस्क्यू मिशन था। एक ऐसी सड़क जिसे दोबारा बनाना था, जो बीच में ही टूट गई थी। उदय कोटक और उनकी नई टीम ने एक बिल्कुल साफ रणनीति अपनाई। सबसे पहले उन 448 कंपनियों को 3 रंगों में बांटा। ग्रीन यानी जो बच सकती हैं, एम्बर जिन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है, और रेड जो पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। प्लान सिंपल था, जो बिक सकता है उसे बेचो, कर्ज चुकाओ, और जो प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी हैं उन्हें दोबारा शुरू करो। और नतीजे वो काफी हैरान करने वाले थे। कुल कर्ज था लगभग 99,000 करोड़ रुपए। नई टीम ने 61,000 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट रखा और उन्होंने लगभग 48,463 करोड़ रुपए की वसूली कर ली, जो टारगेट का करीब 80% था। ये एक अनबिलीवेबल कमबैक था। तो इस पूरे खेल के जो मुख्य खिलाड़ी थे, उनका क्या हुआ? इस भूल भुलैया का जो मेन आर्किटेक्ट था, रवि पार्थसारथी, उसकी मुकदमे से पहले ही कैंसर से मौत हो गई। लेकिन उसके जो 2 सबसे बड़े सहयोगी थे, हरीश शंकरन और रमेश बावा, उन्हें सालों तक जेल में रहना पड़ा। हिसाब तो हुआ। तो आखिर में बस एक सवाल, पैसा तो काफी हद तक वापस आ रहा है, पर क्या वो भरोसा वापस आया है? इस संकट ने सिर्फ एक कंपनी का फ्रॉड नहीं दिखाया, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की उन कमजोरियों को सामने ला दिया जो शायद आज भी मौजूद हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमने इससे सही सबक सीखा है, या हम बस एक और ऐसे ही तूफान के इंतजार में हैं।